चलो दोस्तों इधर ध्यान देंगे। तो भाई आज पढ़ेंगे, है ना, कौन से टॉपिक सर? हाँ, कैपिटल गेन पढ़ेंगे बाबू, आज कैपिटल गेन पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही मजेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये जब काम खासकर लड़कियों का फेवरेट, क्योंकि जब भी अपने कानों के कुंडल हाथ में कंगन बेचोगे तो कौन चैप्टर लगेगा? तो भैया कैपिटल गेन ही लगेगा, कैपिटल गेन ही लगेगा। ठीक है, सब अपने चूड़ियां देख रहे हैं यार, अभी तो है ही नहीं, मतलब तब जब वो गोल्ड या सिल्वर हो, आर्टिफिशियल में तो नहीं, जब तक उसमें वो एसेट ना मानी जाए। तो मुझे हमें ये देखना है कि कब मैं इनको क्या मानूंगा, कैपिटल एसेट्स मानूंगा। कैपिटल गेन यानी कैपिटल गेन दो शब्दों से मिलकर बना है, एक कैपिटल, तो यहां कैपिटल का मतलब क्या है बाबू, और एक गेन। बताया कैपिटल का मतलब क्या है? यहां कैपिटल का मतलब है, दीदी क्या कैपिटल का मतलब है यहां? हाँ, यहां कैपिटल का मतलब है कैपिटल खर्चा कर कर, समझ रहे हो बात को? क्या कर कर? कैपिटल एक्सपेंडिचर कर कर क्या लेना, कोई एसेट लेना और फिर उसको क्या कर देना, बेच देना, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे कैपिटल एसेट्स। और उसको बेचकर जो प्रॉफिट कमाएंगे उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल गेन। तो हियर कैपिटल मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और बचपन में अकाउंट से पढ़ते आ रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जो कभी कभार होता है और जो सिर्फ फिक्स एसेट्स पर किया जाता है मोस्टली, है ना। लेकिन ताई ने बोला यार कैपिटल का मतलब जो मैं मान रही हूं वो खाली फिक्स नहीं है, वो मूवेबल भी होंगी, लेकिन मेरी नजरों में उनकी क्या वैल्यू होगी कि वो कुछ पैसा तुम्हें कमा कर दे रहे हैं, तो तुम पे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो उसमें भाई दो शब्द आते हैं। कैपिटल गेन का मतलब है एक तो होनी चाहिए क्या, कैपिटल एसेट्स क्या होनी चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, गेन कब आएगा? जब मैं उसे क्या करूंगा, शेल करूंगा, शेल। अब देखो ताई ने बोला भाई कैपिटल एसेट की जब बात करेंगे तो तुम्हें एक बात खतरनाक याद आनी चाहिए, ब्रेकअप पार्टी याद है? ब्रेकअप पार्टी का पहला मेहमान राहुल जी, कहां से आए हैं वो? कैपिटल गेन से, है ना। दूसरे मेहमान सोनिया जी 112, कहां से है वो? और तीसरे मेहमान 112 है, कहां से है वो? तो ब्रेकअप पार्टी के तीन मेहमान कैपिटल गेन के, और तीनों मेहमानों के बारे में तुम पढ़ चुके हो, तो इसलिए मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि कई बार हम दिमाग में उसको प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो हमें पता है कि भाई सेक्शन भी पता है हमें, 111 112 100, है ना 12 सब सेक्शन भी हमें पता है। तो इसलिए अब वाली बात जो मैं बोलने जा रहा हूं तुम्हें बिल्कुल मुश्किल नहीं, आसान लगेगी। इसका मतलब हमें कैपिटल गेन में ताई ने पहले ही ब्रेकअप पार्टी में समझा दिया था कि कुछ एसेट तो होंगी लॉन्ग टर्म, और उस लॉन्ग टर्म पे क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कुछ एसेट होगी शॉर्ट टर्म है ना, शॉर्ट टर्म पे क्या आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ है ना बात? कुछ तो शाहरुख खान, कुछ ठीक है शॉर्ट टर्म। तो ताई ने बोला दो तरह की कैपिटल एसेट होती हैं हमारे यहाँ जीवन में, दो, एक होगी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट जिसको सेल करने पर क्या आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी आ सकता है, और बाबू ऑब्लिक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी आ सकता है। सिर्फ एक सैलरी एसेट है जिसमें कभी लॉस, हाउस प्रॉपर्टी में भी लॉस हो सकता है और कैपिटल गेन में भी। और दूसरी सेट क्या होगी, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स, है ना। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स में जब बेचकर जो भी वैल्यू आएगी, या तो वो होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या फिर वो होगी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, राइट, बोलो। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में ताई ने हमारी ये बोला कुछ एसेट्स ऐसी होंगी बिल्कुल अकाउंट्स की तरह। अकाउंट्स में कोई भी एसेट, ये बताओ फिक्स एसेट्स कब बनती है, 12 महीने के बाद। तो ताई ने कहा हमारे यहां कुछ एसेट ऐसी होंगी जो लॉन्ग टर्म बनेंगी आफ्टर 12 मंथ, और कुछ एसेट ऐसी होंगी जो लॉन्ग टर्म लटका बनेंगी। तो मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट लटका, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट सटका। तो ताई कह रही यहां तो हमारे लटका होगा, यहां तो हमारी सटकली सटका होगा। तो कुछ एसेट लटका बनेंगी 12 महीने के बाद, कुछ एसेट लटका बनेंगी 24 महीने के बाद, है ना। ताई ने दो ही महीने डिसाइड किए, 12 या 24।
फिर आएगा सटका। कुछ एसेट सटका होंगे, अगर आप उन्हें कब तक बेच दोगे? विद इन और इक्वल टू 12 महीने, या कुछ उसको कब बेच दोगे? विद इन और इक्वल टू 24 महीने, विद इन और इक्वल टू 24 महीने। ठीक है, समझ में बात? और सेल को हम पहले से जानते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में हमने बोला था कि सेल का मतलब कानून में ट्रांसफर बोला जाता है ना, याद है? सेल्स ऑफ गुड एक्ट की डेफिनेशन बायर, सेलर, ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर। तो हम बचपन से जानते हैं कि सेल इंग्लिश वर्ड है, इसे कानूनी वर्ड क्या बोला जाता है? ट्रांसफर। तो कई जगह तुम्हें वर्ड लिखा मिलेगा असेट ट्रांसफर बाय द असेसी। तो असेट ट्रांसफर का मतलब क्या है? असेट सेल बाय द असेसी। समझ गई बात? अब सर, अब कैपिटल असेट में हमने ये तो जान लिया, कुछ असेट वो लटका होगी, वैसे सटका होगी। अब आती है बात पहली इंपॉर्टेंट बात कि अगर मुझे आज ये पता लग जाए कि असेट कौन है, असेट कौन नहीं है, तो कैपिटल गेन निकालना आसान हो जाएगा। इसका मतलब जो असेट होगी उस पर कैपिटल गेन होगा, और अगर जो असेट नहीं होगी, ताई ने बोल दिया बोतल असेट नहीं है, तो इसे बेचने पर फायदा नुकसान है? नहीं, फायदा ही फायदा है कि टैक्स नहीं देना पड़ेगा ना, प्रॉफिट कमाऊंगा तो भी। और ताई ने बोला बहन ज्वेलरी एसेट है, तो इसमें क्या है? उसमें नुकसान है। क्यों? क्योंकि अब जब भी बेचूंगा प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो टैक्स की नजरों से हमें उन नुकसान झेलना पड़ेगा टैक्स के नाम का, जो ताई क्या मान रही है? असेट्स मान रही है। क्या मान रही है? कैपिटल असेट। अब देखते हैं सर असेट्स कौन होती है, है ना? असेट्स कौन होती है? सबसे पहली बात, ताई ने बोला कौन असेट्स होती है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दुनिया की सारी एसेट असेट है। जो तुम्हारी खोपड़ी में अकाउंट्स में एसेट है ना, वो सब क्या है? असेट है। तो मैं यहां ये बता देती हूँ कैपिटल गेन में कौन सी एसेट्स नहीं, उसको छोड़कर बाकी सब क्या हो जाएंगी? तो एक्चुअली में रिवर्स पढ़ना है। पढ़ना ये नहीं क्या असेट है, पढ़ना क्या है? हु इज नॉट एन एसेट्स। कौन सी चीज बाबू असेट्स नहीं है, कौन सी चीज असेट्स नहीं है। सबसे पहला ताई ने बोला स्टॉक इन ट्रेड असेट्स नहीं है। बताओ स्टॉक इन ट्रेड असेट क्यों नहीं है? नहीं, पर विद इन ईयर तो असेट होती है। अभी ऊपर देखा हमने, कुछ असेट ऐसे होंगे जो 12 महीने के अंदर बेच देंगे तो उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, पर वो असेट तो मानेंगे तभी तो आएगा ना 12 महीने के अंदर। और स्टॉक इन ट्रेड तो हम अकाउंट्स वाले भैया की याद करें तो वो भी लिखवाते हैं एसेट साइड में, करंट एसेट्स के अंदर। लेकिन ताई कह रहे मानते होंगे तुम उसे एसेट्स, मैं नहीं मानती अपने। बताओ क्यों? हाँ, नहीं, अरे नलायको, स्टॉक इन ट्रेड किसका हिस्सा है? तो भाई जो चीज पीजीबीपी में, जो जिस पे पीजीबीपी के फॉर्मूले लगेंगे उस पे कैपिटल गेन के फॉर्मूले कैसे लगा दोगे? है ना? तो ताई ने बोला पीजीबीपी में लेके जाके पीजीबीपी के फॉर्मूले लगाइए, कैपिटल गेन में इसकी कोई जगह नहीं है, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड इज ट्रीटेड इन पीजीबीपी। अगली खतरनाक बात ताई ने करी कि उन्होंने बोला पूरी जनता को तोहफा दे दिया मूवेबल पर्सनल असेट। आपकी दो असेट्स को मैं असेट नहीं मानूंगी, मतलब एक असेट को, अगर वो तो आपके पर्सनल हुई, असेट नहीं है। और पर्सनल भी कैसी होनी चाहिए? तो बताओ ताई ने फिर कौन सी ऐसी पर्सनल असेट है जो इमूवेबल होकर असेट मान ली? कर दी टुच्ची बात। अरे घर जो है पापा का, या कोई प्लॉट होगा पापा का, वो तुम्हारा पर्सनल है या नहीं है? मतलब किराए पे तो नहीं रह रहे ना, पर्सनली खुद ही रह रहे हो, और वो मूवेबल है या नहीं है? इसका मतलब असेट है। क्योंकि मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं? मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं नॉट एन एसेट। और अगर नॉट एन एसेट का एक्सेप्शन बनेगा तो क्या बनेगा? तो घर और प्लॉट क्या हुआ? ताई ने बोला इसके जिसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें से कोई भी एक असेट तुम्हारी असेट नहीं रहेगी। मजे ही मजे तुम्हारे।
घर का फर्नीचर बेचो असेट नहीं, गाड़ी बेचो असेट नहीं, बर्तन बेचो असेट नहीं, है कि नहीं बात? सोफे वोफे अलमारी कुछ भी बेचो पर्सनल चीज, वो क्या है? असेट नहीं। चश्मा बेच दो, असेट नहीं है। ठीक है, कुछ की बात है कि नहीं कि भाई कुछ भी चीज असेट नहीं माननी चाहिए, तो जो हम जो भी बेचेंगे वो असेट नहीं बनेंगे, असेट नहीं बनेगी तो कैपिटल गेन का चैप्टर लगेगा नहीं। ठीक है, तो यार ताली तो बजाओ ताई के लिए, कम से कम पहला तो काम ठीक से किया। बजाओ भाई ताली, तुम भी बजा दो यार। पीछे भाई बजा दे यार, देखिए आलसी वाला ताली बजाने के लिए लोग बुलाने पड़ेंगे पड़ोस से, भैया मेरी तरफ से बजा दे ताली। ठीक है, पर ताली सही बजी गलत बजी? गलत बजाई तुमने। ऐसी दुनिया में पूरे इंडिया के लोगों ने ताली बजा दी जब ये लॉ आया, लेकिन बाद में पता लगा कि बहुत ही खूबसूरती से, है ना, तुम्हारी जनरेशन की बच्चों की भाषा में काटा गया है। ठीक है ना, बहुत ही खूबसूरती से ताई ने काट दिया सबका। कैसे? है ना, सुनो ध्यान से। फिर ताई ने बोला कि तुम्हारी जितनी भी एसेट्स हैं उनको मैं क्या नहीं मानूंगी? एसेट नहीं मानूंगी, एक दे दो बस। मतलब एक ऐसी एसेट होगी जो मूवेबल भी होगी और पर्सनल भी होगी, और उसे बेचने पर मैं टैक्स निकालूंगी, एक दे दो बस। ताई ने बोला सिर्फ एक। क्या? ज्वेलरी, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी। उन्होंने कहा बस बस एक दे दे। तो लोगों ने बोला अरे भाई ताई कह रही है प्यार से, 100 तेरी एसेट माफ कर दी, एक एसेट ताई को अगर दे देगा टैक्स के नाम की, है तो घिस जाएगा। तो लोगों ने कहा अरे ताई 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 ले लो ले लो ले लो। तो ताई ने ऐसा कहते ही तुम्हारा डबल काट दिया। अब बताओ क्यों? तुमने बोला मशीन, वॉशिंग मशीन या मशीन बेचो, प्रॉफिट आएगा। वो भाई बोल रहा कार खरीद के फिर बेच, प्रॉफिट आएगा। ये बोल रही है फ्रिज, क्या बोला? फ्रिज फर्नीचर, गाड़ी, हाँ मतलब वही, क्या उसे बेच के प्रॉफिट आएगा? अरे जिसे बेचकर प्रॉफिट आना ही नहीं है उसे एसेट ना मान के कौन सा एहसान कर दिया? क्या एहसान हो गया जिसपे प्रॉफिट ही नहीं आ रहा? ज्वेलरी के रेट कभी भी नहीं करते। सोना पहुंचना लाख रुपए से ऊपर, घर वाले बहुत गम में चल रहे हैं, क्योंकि जनवरी में सोना तो 75,000 70,000, जनवरी से कुछ ही महीनों में भाई पैसा 30% रिटर्न, 30% रिटर्न कोई देता है 3 महीने में? मतलब लाख रुपए लगाए होते तो 10 लाख लगाए होते तो 13 लाख बन गए होते। मैंने कहा रोने का कोई फायदा नहीं मम्मी, अब है कि नहीं बात? तो बताओ ज्वेलरी वो टेम्परेरी घटते हैं कि तुमने आज खरीदी लाख रुपए में, तो पता लगा कल को रेट पहुंच गया सोने का 98,000, तुम बोलोगे 2,000 का नुकसान हो गया। अरे भाई अपनी शादी पे देख लियो ना, शादी तो करेगा या तो है नहीं, अपनी शादी पे देख लियो वो लाख रुपए कितनी होगी, हो सकता है 1.5 लाख होगी तो अगले 4-5 साल में। तो ताई को पता है ज्वेलरी एक तो कोई खरीदता के ऐसा नहीं कि कल ही बेच देगा, पता है ना माइंडसेट लोगों का इंडिया में। बट ज्वेलरी खरीदते लोग इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद लेते हैं। यही मम्मी खरीद लेंगी, शादी में दूंगी इसे, है ना, ऐसे तो होगा। तो शादी के वेट कर रहे हैं इसलिए ज्वेलरी खरीद रखी है, थोड़ा थोड़ा जोड़ती हूँ मम्मी, है ना, बच्चों की शादी के लिए, समझ गए ना। तो ताई को ये पता है बात। तो कोई आसान है? जिस पे प्रॉफिट आना उस पे तुमने टैक्स ले लिया, और जिस पे जिंदगी में प्रॉफिट ही नहीं आना, मैंने चश्मा बेच के प्रॉफिट आ जाएगा, पता, फ्रिज बेच के प्रॉफिट आ जाएगा, कबाड़ी वाला कबाड़ में लेके जाएगा वो प्रॉफिट में, है ना। तुमने एसी ले लिया 50,000 का, आज लिया कल बेच दो, तो 50 से ऊपर तो छोड़ो 50 का भी नहीं बिकेगा। तो फिर बोलो ताई ने क्या किया? डबल। मैंने कहा ताई बहुत मजे ले लिए लोगों के, तुमने बहुत मजे ले लिए, ठीक है। फिर ताई ने बोला कुछ चीजें और ऐसी हैं जो ज्वेलरी तो नहीं है, पर ज्वेलरी जैसी उन पे प्रॉफिट आ जाता है। मैं समझ गया ताई, मैंने कहा तुमने मजे ले लिए होंगे। तो ताई ने बोला ज्वेलरी के अलावा वो चीज ऐसी है जिनके ऊपर प्रॉफिट आ जाता है। बताओ क्या? पेंटिंग। भाई पिछले साल पिकासो की पेंटिंग बिकी, बताओ कितने की? होश उड़ जाएंगे तुम्हारे कि लोग बावले हो जा रहे हैं बिल्कुल। कितने करोड़ की? 10 करोड़, बस इतनी टुच्ची कीमत लगा दी। ऊपर से देख रहा होगा वो पिकासो।
ये वाली पेंटिंग कितने की? $100 मिलियन की बिकी है 2024 में, है ना। क्रिस्टी सेल्स रॉडको पेंटिंग फॉर 100 मिलियन 2024 में। 100 मिलियन कितने होते हैं? $100 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख, तो 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। 100 मिलियन मतलब 10 करोड़। 10 करोड़ डॉलर, 10 करोड़ को इंटू कर दो 80 रुपये 85, तो 100 मतलब 10 करोड़ इंटू 85 कितना हो गया? 800, मतलब कितने करोड़ रुपए हो गए? 8.5 करोड़, 850 करोड़। बताओ, मैं गलत क्यों लिख रखी है? 850 करोड़ की आदमी पेंटिंग खरीद रहा है। हमारे यहाँ कोई आ जाएगा पागल हो रहा है, ले आएगा मंगल बाजार से, समझ रहे हो? 900 करोड़ की पेंटिंग, टैक्स वैक्स लग के 900 करोड़ बैठे होंगे उस बंदे को। मतलब 900 करोड़ की पेंटिंग खरीदो तो समझ रहे हो ताई क्या कह रही है? ताई कह रही है कोई हमारे 900 करोड़ की ना खरीदे, होता है कोई सरफिरात 9 करोड़ की खरीद ले। तो ऐसी एसेट जिसकी लागत कम है और सेल वैल्यू ज्यादा है, तो ताई ने कहा वो ज्वेलरी जैसी है वो भी। तो ताई ने बोला मैं उन चीजों को टैक्सेबल करूंगी जो मूवेबल होंगे, पर्सनल होंगे और एसेट होगी, उनमें भी कुछ चीजें टैक्सेबल करूंगी। तो मैंने उसका चीट कोड बनाया। ताई ने बोला भैया टैक्स का तुम्हें जॉब करना पड़ेगा। कब? सुबह, दोपहर, सुबह दोपहर जॉब करना है भाई, तभी हम टैक्स में बढ़िया नंबर ला पाएंगे। बताओ, ऐसे स्क्रप्चर्स, स्क्रप्चर समझते हो? पुराने जमाने की मूर्तियां। डी से ड्राइंग, जे से ज्वेलरी, यही तो है नॉटन। अरे क्या लिख रखा है मैंने, ये समझ गए ना? एक्सेप्शन का मतलब एसेट है। ए से आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, है ना, पुराने जमाने की सभ्यताओं की टीचिंग किताब है, ये होता है आर्कोलॉजिकल कलेक्शन। अगले से आर्टिस्टिक वर्क, पी से पेंटिंग। ये सारी चीजें ताई ने बोला मूवेबल भी है, पर्सनल भी है, लेकिन फिर भी इन्हें क्या मानूंगी? इन्हें एसेट मानूंगी, और इसके बेचने पर तुम मुझे टैक्स भी दोगे। एक तरफ लिख दिया नॉट एन एसेट, एक तरफ लिख दिया एसेट है। हमने कहा ताई तीसरी चीज कौन सी चीज है जो एसेट नहीं है? ताई ने बोला जय जवान जय किसान, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया ये एसेट्स नहीं है, किसानों की खेती की जमीन। ठीक है, समझ गए? अब बताओ जरा पहला सवाल, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल, मुझे तो असेट है या नहीं है? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन नेपाल असेट है या नहीं है? पक्का? रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन यूपी एसेट है या नहीं है? पक्का? पक्का? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड इन यूपी, क्यों? समझ गया अब तुम, है ना? अब तुम समझ गए भाई। अब सर कांटा लगवाने के चक्कर में बच गए तुम यहां पे, है ना? रूरल फैक्ट्री लैंड इन यूपी, क्योंकि अब इस बार क्या नहीं है? एग्रीकल्चर नहीं है, फैक्ट्री। तो यदि चारों बातें पूरी होंगी तो वो असेट नहीं होगी। फिर मैंने कहा ताई और भी कुछ ऐसी चीजें जो सेट नहीं हो? ताई ने कहा एक और है जो सेट नहीं है। मैंने कहा बता दो ताई, वही बता दो, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो ताई ने बोला वो एसेट है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड
इसे बोलते हैं गोल्ड डीमोनेटाइजेशन स्कीम, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सर ये स्कीम क्या होती है जिसे ताई ने माफ कर दिया, इस पे इतनी मेहरबानी क्यों कर रखी है? तो ताई ने बोला, वो ऐड देखा तुमने, घर में पड़ा हो सोना, आगे तो काहे करो ना, अरे मनपक्कम गोल्ड है बेड़े के। अब देखो, घर में पड़ा हो सोना तो काहे करो ना, ताई ने कहा बिल्कुल सही बात है। कुछ लोगों को किसकी जरूरत होती है? लोन की। तो वो कह रहे हैं लोन लेने के चक्कर में क्या करो, अपने गोल्ड को गिरवी रख दो। किसको गिरवी रख दो बाबू? गोल्ड गिरवी रख दो। तो ताई ने कहा गोल्ड गिरवी ऐसे मुथूट फाइनेंस इनको मत रखना, हमें रखना। समझाई बात? ताई ने बोला तुम्हारा जैसा होशियार बालक, कभी पैसे की जरूरत हो ज्यादा तो गवर्नमेंट को क्या कर देना, गोल्ड गिरवी रख देना। सरकार तुम्हें उसके बदले दे देगी बॉन्ड। क्या दे देगी बाबू? बॉन्ड दे देगी। ठीक है। अब तुमने गोल्ड गिरवी रख दिया, मान लो जिसकी वैल्यू सरकार ने एमआरपी के हिसाब से निकाली कि भाई सरकार को तुमने 10 लाख का गोल्ड दे दिया। सरकार कह रही है 10 लाख रुपए के क्या पकड़ बाबू? तुमने कहा इसमें क्या फायदा है? तुमने कहा टेंशन क्यों ले रहा है, तुझे क्या देंगे हम? ब्याज देंगे, ब्याज। तो प्लस तुझे इस पे क्या मिलेगा? ब्याज। मान लो 10% ब्याज देते फॉर एग्जाम्पल, है ना, हालांकि ज्यादा देते हैं, मान लो 10% ब्याज दे दिया। अब ब्याज कितना आ गया? तुमने कहा इसमें क्या मजा है ना, इसमें क्या मजा है? ठीक है। तो ताई ने बोला कर दी टुच्ची बात। अब सुन पहला मजा। पहला मजा क्या? इसी मजे में तू है ना खुश हो जाएगा कि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड को, है ना, ताई ने बोला इसे ब्याज नहीं कहती, मैं इसे कहती हूं मैच्योरिटी वैल्यू। क्या कह देती हूं? मैच्योरिटी में तू 5 साल बाद आई हो और मुझसे ले लियो 15 लाख रुपए, तो खोपड़ी चला ली उसे 10% पर ईयर के हिसाब से, है ना। अब ताई ने कहा मजा क्या है? मजा क्या है? मजा सुन। पहला मजा ये है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड इज नॉट एन एसेट। अब ताई ने बोला इससे आगे बोलने की जरूरत नहीं है, बता क्यों? अगर ये एसेट नहीं है तो मैच्योरिटी पे तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ? बॉन्ड एसेट हो गई, बॉन्ड को बेचकर कितने का प्रॉफिट आया? भाई तेरे 5 लाख तो वैसे एग्जेम्प्ट हो गए, क्योंकि जिस चीज को मैं एसेट नहीं मान रही तो उसका प्रॉफिट ही क्या नहीं होगा, मतलब टैक्सेबिलिटी की तो बात ही दूर कह रही है। ताई कह रही है उस पर कैपिटल गेन का पहला चैप्टर ही मत खोलियो। क्यों? सीधा मुझसे बोलती है जब एसेट नहीं तो कैपिटल गेन नहीं, चैप्टर क्यों खुलवा रही होता है? बात खत्म, है ना। तो गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड क्या हो गया? एग्जेम्प्ट हो गया, नहीं हो गया? राइट। तो इसका मतलब इसके ऊपर जो भी तुम कमाओगे, इसके ऊपर जो भी तुम कमाओगे क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है। लेकिन बताओ फिर भी ये स्कीम प्रचलित क्यों नहीं है कि तुम्हें भी नहीं पता ये बात? तो ये स्कीम इतनी फेमस क्यों नहीं है? नहीं वो भी देंगे। अरे अच्छा समझ। हाँ एक और चीज, जब तुम्हें मैच्योरिटी आएगी तो मैच्योरिटी पे 5 लाख का तो क्या हो गया? एक्रीशन हो गया। और भाई तुम्हें गोल्ड भी, मान लो ये तुमने 10 लाख का गोल्ड दिया था, मान लो 500 ग्राम फॉर एग्जांपल, तो तुम्हें गोल्ड भी कितना मिलेगा? 500 ग्राम मिलेगा। मैं तुमने आज से 5 साल पहले आधा किलो सोना दिया, अब भी तुम्हें कितना मिल रहा है? आधा किलो मिल रहा है ना। मान लो 100 ग्राम दिया तो 100 ग्राम ही मिलेगा। और जो ब्याज, जो एक्रीशन है, मतलब जो ब्याज के तरह का एक्रीशन है वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। वो तो हो गया तुम्हारा। भाई तुमने गोल्ड दिया 100 ग्राम, तो ताई कह रही ये ले पकड़ 100 ग्राम सोना अपना वापस।
खरा सोना चेक करा ले ज्वेलर पे जाके। तो तुमने कहा 100 ग्राम दिया था, 100 ग्राम मिल गया, तसल्ली होगी। 100 ग्राम आज से पहले था मान लो 1 लाख रुपए का, अब ये 100 ग्राम हो गया 1.25 लाख रुपए का। तो तुम्हें लगा चलो भाई गोल्ड तो मेरे को गोल्ड मिल रहा है ना, तो वो जो वैल्यू अपने आप बढ़ी है वो तो बढ़ी है। अब मैं कह रहा हूं तुम्हारे पास 5 साल रख के फायदा क्या है, ये तो मेरे घर पे पड़े पड़े भी 1.25 लाख का हो जाता। ताई ने कहा मैं 5 लाख एक्स्ट्रा नहीं दे रही तुझे, मैच्योरिटी अमाउंट। ताई ने कहा वो टैक्सेबल क्यों नहीं है, क्योंकि गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। अब ताई ये चाहती है कि जो भी लोग सोना देकर लोन ले रहे हैं वो मुथूट फाइनेंस पे, मनप्पकम गोल्ड पे, ऐसी जगह पे ना जाए। कहां जाए, सरकार से ले ले। हाँ दुकान पे गिरवी रखते हैं, ताई कह रही हम पे आके गिरवी रख लो, क्या दिक्कत है, हम भी तो गोल्ड दे देंगे, बैंक की तो जाना है। गोल्ड की रिजर्व बढ़ेगा ना सरकार का। अभी तो तुम ज्वेलर के पास रख देते हो जाके, अब वो गोल्ड कहां जाएगा, सरकार के पास, तो गोल्ड रिजर्व बढ़ेगा। है कि नहीं बात, पता ओ बेटे है ना। मैं यही डर होता है कि सरकार शक करेगी कि भाई कहां से लाया, इनकम टैक्स वाले परेशान करेंगे। अगली बात, इसको स्कीम को प्रचलन, पहला तो ये जो भाई ने बता दिया कि सरकार शक करेगी तेरे पास इतना सोना कैसे है? कमा तो दूर मान ले 10 लाख 12 लाख साल का सोना तेरे पड़ा 1 किलो। अबे 1 किलो सोना समझ रहा कितना होता है? अब समझाते रहो दादी का था नानी का था, है तो दिक्कत समझ आ गई। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, जब तुम किसी को गोल्ड दोगे, अब तुमने इसकी मम्मी को बता दी, मम्मी ने पापा गिरवी रख दिए, मतलब मंगलसूत्र गिरवी रख दिया। अब मम्मी ने जब मंगलसूत्र दिया ताई को, है कि नहीं बात, तो ताई ने उसमें से जो सोना निकाला, कि ताई कह रही बाकी माला वाला ले जा, सोना दे जा। अब जो सोना निकाला 5 साल के बाद ताई मंगलसूत्र लौटाएगी? नहीं, क्या लौटाएगी, बिस्किट। अब क्या पापा बिस्किट के तौर पे लटकेंगे मम्मी के गले में? पापा लटक रहे हैं, पहले अच्छा खासा डिजाइन था पापा का, पापा क्या हो गए, बिस्किट हो गया। तो पापा को बिस्किट की तरह लटकाएंगे हम, समझिए ना बात। क्या चीज हार्म हुई, इमोशन वैल्यू, है ना, समझ में ना बात। अब भाई तुम्हारे साथ ही है, अब मान लो भाई इसको बहन को एक अंगूठी पहन रखी है इसने, अब इसने दी इसकी दादी ने, और दादी ने ये कह के दी कि ये मुझे दी थी मेरी दादी ने, तू भी दियो अपने पोतों को पोती को। दादी वाला खेल चल रहा, दादी दादी दादी। अब ताई कह रही है देख तू मुझे ये गोल्ड गिरवी रख दे, मजा तेरे को सब मजा मिलेगा, लेकिन जब तू 5 साल बाद आएगी तो अंगूठी नहीं मिलेगी, बिस्किट कॉइन ऐसे मिलेगा। तो दादी तो गई, परदादी गई, दादी की दादी भी गई, साथ में उनकी निशानी भी गई, तो दे दोगी? नहीं देंगे। इमोशंस वैल्यू अटैच है ना। मम्मी वही चप्पल निकाल लेंगे, पागल हो रही है क्या बोल रही है तेरी दादी? अबे इसका डिजाइन पता कब का है, महाराणा प्रताप के जमाने का डिजाइन है ये। अब ऐसे डिजाइन की ज्वेलरी बनती भी नहीं है कि नहीं बात। तो पुश्तैनी इमोशंस अटैच है, भले तुमने अपनी दादी की दादी को ना देखा हो, लेकिन पुश्तैनी इमोशंस अटैच हो गए ना। इस चक्कर में स्कीम नहीं चलती, क्योंकि रिटर्न में क्या नहीं आता, रिटर्न में उस फॉर्म में गोल्ड नहीं आता जिस फॉर्म में तुम देते हो। समझे बाबू, बोलो समझ गए। अब देखो ये लिखी बात। अब बताओ असेट क्या है, सब कुछ जो है क्या है, असेट है। असेट नहीं तो बोलो, असेट नहीं तो कैपिटल गेन नहीं। तो ताई ने बोला सर बच्चों को बता देना, असेट है कैपिटल गेन का पौधा। बोलो बाबू, असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214। असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 2। तो सेक्शन 214 से हमें पता लगा व्हाट इज असेट्स। ठीक है, अगली बात, एक मिनट एक चीज और समझा दूं। अब लोगों ने बोला भाई ये कैसे पता लगेगा रूरल एग्रीकल्चर लैंड में, मैं रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा हूं या अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेच रहा हूं। तुमने बोल दिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड माफ और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड टैक्सेबल। तो तैने का सुन भाई सुन, तो इसका भी जुगाड़ हम तुझे बता देते हैं। तू एक ऐसे शहर में रह रहा है ना, जिस शहर की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है। किससे ज्यादा है?
उस शहर के किनारे पे खड़ा हो जाइए जाके। जैसे मैं छज्जे किनारे पे खड़ा होता ना, घर वालों को धमकी देने के लिए कूद जाऊंगा, है ना, ऐसे किनारे पे खड़ा हो जाओ। किनारा कौन बताता है? हमेशा म्युनिसिपैलिटी बताती है ना। और म्युनिसिपैलिटी में कौन बताता है? पटवारी। पटवारी नाम सुना है? तो जो पटवारी होते हैं वो बताते हैं ये है भाई तुम्हारी सीमा का किनारा, तुम्हारे जिले का किनारा ये, मेरे जिले का किनारा ये, है ना। पटवारी को पता होती है बातें, उनकी ट्रेनिंग और उनकी नौकरी यही होती है। अब पटवारी अंकल कह रहे कि भाई ये किनारा है, तो ताई ने बोला किनारे से 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर तक। कितना? 8 किलोमीटर तक ये शहर ही माना जाता है, और 8 किलोमीटर के बाद क्या माना जाएगा? गांव, यानी अर्बन, सॉरी रूरल। तो इसका मतलब ये चीज क्या है? एसेट है या नहीं है? और ये नॉट एसेट। समझ की बात? ठीक है। तो ताई ने बोला ऐसे हम गिनेंगे। हमने कहा ताई इसके अलावा पॉपुलेशन के बारे में और बता दो। तो ताई ने बोला ये देख, अगर किसी शहर की पॉपुलेशन ऐसी है जो 10 लाख से कम और 1 लाख से ज्यादा है, तो पटवारी किनारा कहां बताएगा? 6 किलोमीटर तक शहर, 6 किलोमीटर के बाद गांव। और अगर किसी की पॉपुलेशन 1 लाख से भी नीचे है और 10,000 से ऊपर है, तो पटवारी क्या बताएगा? 2 किलोमीटर के आगे क्या लगेगा? गांव लग जाएगा। बोलो, समझा की बात? ये पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा 1 लाख तक, इससे कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर तक शहर, शहरी अर्बन लैंड, इसके बाद रूरल अर्बन लैंड। समझ में आ गई बात? नोट कर लिया? तो भाई असेट है कैपिटल गेन का पौधा, इसलिए सेक्शन 214 ये लिखी बात। असेट क्या होती है? एनी काइंड, मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो, टेंजेबल हो या फिर इनटेंजेबल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारी की सारी एसेट क्या होती हैं? एसेट मानी जाती है इन 4 को छोड़कर। ये एसेट नहीं है, ये एसेट नहीं है, ये एसेट नहीं है, और ये एसेट नहीं है। ठीक है, समझ गए बात? ये रहा सुबह दोपहर जाप करो। स्टॉक इन ट्रेड एसेट नहीं है, पर्सनल एसेट नहीं। बोलो भाई, ये रही गांव की बातें। समझ गई बात? अब सर 2 मजेदार केस बताता हूं, हालांकि ये फाइनल के केस लॉ है, पर मैं इसलिए बताता हूं इंटर में क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, बहुत ही मजेदार। तो उम्मीद कर मैं इंटर में पूछने की, पर फिर भी मजा आएगा तुम्हें। एक भाई, ये एक बहुत ही अमीर राजा टाइप के बंदे थे। इनके पास थे 50,000 चांदी के बर्तन। क्या थे? अब इन्होंने चांदी के बर्तन बेचे। इनकम टैक्स ने बोला चांदी तो होती है ज्वेलरी, तो ये क्या है? और तुमने चांदी बेची है, प्रॉफिट आया तुम्हें, टैक्स भरो, कैपिटल गेन दो, कैपिटल गेन टैक्स। चांदी के बर्तन पुराने थे, टैक्स भी मोटा आया। मान लो चांदी के बर्तन राजा साहब के पास थे, 50 साल पुराने, बेचे उन्होंने, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। राजा कह रहे हैं तमीज में आ जाओ, तमीज में। बर्तन बेचे हैं, ज्वेलरी नहीं बेची, क्या बेचे हैं? क्या नाटक है? बर्तन बेचे हैं, बेकार में बात कोर्ट तक चलेगी, है ना भाई? सुप्रीम कोर्ट तक चलेगी बात। अब बताओ, बर्तन है ज्वेलरी? बर्तन है या ज्वेलरी है? बर्तन है। क्यों? तो ऐसा तो मेरे पास चांदी के गिलास है ना। और जब मैं बेचूंगा तो मैं कहूंगा बर्तन है। गलत जवाब। फिर लोग क्या करेंगे? फिर
भाई किसी ने गिफ्ट करे तुम्हें चांदी की चम्मच, कहना जो छोटे बच्चे होते हैं गिफ्ट कर दी चांदी की चम्मच, है ना, तुम्हारे पास चांदी की बालियाँ, गोल्ड की बालियाँ, है ना, अब तुम उसमें किसमें कन्वर्ट कर दो, कटोरी में। मैंने तो ये कान के कुंडल कटोरी पहन रखी है मैंने तो, है ना, चम्मच लटका लो तुम। समझ में आई बात? ऐसा केस सॉल्व नहीं होता ना। तो जज ने राजा साहब के घर पे एक रैंडम रेड टाइप करवाई। रेड टाइप मतलब कि रैंडम किसी इनकम टैक्स ऑफिसर को देखा और भेज के ये पूछा कि उनके ऐसे टाइम पे जाना जब वो डिनर कर रहे हो, और डिनर के टाइम पे देखना वो खाना किस में खा रहे हैं। तो पता लगा राजा साहब खाना चांदी के बर्तनों में ही खाते हैं। उनके यहाँ चांदी के बर्तन वैसे धुलते जैसे तुम्हारे मेरे यहाँ स्टील के और कांच के धुल रहे हैं, कि अगर कोई काम वाली चम्मच डाल के ले भी गई तो राजा साहब को गम नहीं, ले गई, है ना। समझा रही बात दीदी, प्राची दीदी सुन रही बात? तो पता लगा राजा साहब सच में क्या कर रहे हैं, चांदी के बर्तन में खाना खा रहे हैं। तो जो सच में बर्तन में खाना खा रहा है ना, वो क्या है, बर्तन। तुमने उस गिलास में कभी पानी पिया? मम्मी क्या कर रहा है तू, अलमारी में से गिलास निकाल लिया, मम्मी गिलास ही तो है, गिलास ही है, पिया? कहाँ रख रखा है? अलमारी में भी लॉकर में रखा होगा। तो बर्तन को लॉकर में रखोगे, है, काम वाली ना धो ले। समझ में आई बात? केस सॉल्व। जज ने बोला जो सच में बर्तन की तरह यूज कर रहा है बर्तन है, और जो बर्तन की तरह यूज नहीं कर रहा ज्वेलरी है। शेप बदलने से उसका तुम्हारी इंटेंशन नहीं बदल सकती। अगला केस कर लो, वो चेक करा लेते हैं कि डेली यूज हो रहे नहीं हो रहे, एक्सपर्ट होते हैं उनके पास। मतलब पता लग जाता है कोई चीज डेली यूज हो रही है तो उसका टेक्सचर कैसा होता है, और कुछ तुमने इसलिए यूज किया क्योंकि आज इनकम टैक्स ऑफिसर आने वाला है, उसके सामने रख दिया चांदी गिलास में पानी पियो सर, शरबत, पता लग जाता है। पागल नहीं बैठे वो लोग, है ना। एक राजा साहब के पास कई किलो सोना था, तो उनके पास 9,000 सोने के सिक्के थे, गोल्ड कॉइन, ठीक है ना, और 5 लाख क्या शर्फियां होंगी, 5 लाख मतलब एक तरीके से गोल्ड ही कह दो, ज्वेलरी टाइप, 5 लाख आइटम्स, रुपए नहीं आइटम। सोच रहे हो किसी के पास 9,000 गोल्ड कॉइन हो, तो खजाने जो राजा महाराजा जयपुर जयपुर के हो गए, उनके तहखाने में होते ही हैं इतने। बचपन में अंकल क्रूज की तरह सोने में तैर रहे हैं। अब इन्होंने अपना गोल्ड बेचा, उन्होंने कहा बर्तन नहीं है, गोल्ड बेचा, पर इन्होंने कहा कि ये जो गोल्ड है ये एक्चुअली हमारी कुल देवी, मान लो लक्ष्मी जी, कुल देवी के चरणों में रखा गोल्ड है। अब हमने उनकी आज्ञा से बेच के हम कुछ पैसा, है ना, कुछ करना चाह रहे हैं, मतलब कहीं कुछ खरीदेंगे, तो ये तो पूजा का सामान है, पूजा का वर्शिप आइटम्स है, जैसे अगरबत्ती, है ना, ये वो, ऐसी क्या है, तो भाई ये तो पूजा का सामान है ना, देवी के चरणों में चढ़ा रखे हैं तो हमने कई सालों से, तो देवी के चरणों से चढ़ाकर बेच रहे हैं। गोल्ड थोड़ी है, तो मतलब ज्वेलरी थोड़ी है, ज्वेलरी होती तो कहाँ होती, लॉकर में होती, कहीं ऐसी जगह पे होती जहाँ ज्वेलरी हमारे घर की अदर ज्वेलरी रखी जाती है, लेकिन ये ज्वेलरी वाली जगह पे नहीं रखी, ये तो पूजा घर में रखी है। मतलब पूजा घर जो हमारा मंदिर है ना, मंदिर में चरणों में रखते हैं हम ये 900 शर्फियां तो गोल्ड की। तो ये हाउस होल्ड आइटम है, ज्वेलरी नहीं है, क्या है, हाउस होल्ड वर्शिप। अब बताओ इन्हें गोल्ड, इन्हें एसेट मानेंगे नहीं मानेंगे या नहीं? पूजा का आइटम बिल्कुल गलत जवाब मानेंगे। जज ने बोला फिर पता है क्या करेगी, जब भी बेचने जाएगी कोई भी गोल्ड, पहले सेल्फी लेगी, जय लक्ष्मी माता, सेल्फी, लक्ष्मी जी की कृपा है, पूजा का आइटम बेच रही हूं। जज ने बोला भाई फिर हर कोई क्या करेगा, है ना, गोल्ड ना कहे क्या बोलेगा, पूजा के आइटम है ये तो। जज ने बोला ये सेट है। तीसरा केस, दूसरा केस हो गया, तीसरा केस देखो। एक बंदे ने, तुमने अभी बोला कार क्या नहीं होती, एक बंदे के पास थी ये मॉडल 1930 फोर्ड,
है ना। अब ये मॉडल था 1930 का, बहुत फेमस मॉडल रहा ये, मतलब फोर्ड वालों ने धमाका कर दिया ऐसी गाड़ी निकाल के लग्जरी कार थी। अब उसने ये गाड़ी खरीदी थी, मान लो, मुझे अमाउंट याद नहीं आ रहा है ना, और उसने ये गाड़ी बेची 22 करोड़ की। कितने की है ना, 22 करोड़। हाँ, उसने गाड़ी खरीदी थी 1930 में 20,000 की, हालांकि उस टाइम पे 20,000 बहुत होते थे, करोड़ों के बराबर। अब बेची उसने 22 करोड़ की, तो वो कह रहा गाड़ी बेची। इनने कही थी गाड़ी, गाड़ी क्या नहीं होती, एसेट नहीं होती, तो एसेट थोड़ी बेची है। कार इज नॉट एन एसेट, देयरफॉर एग्जेम्प्ट। ताई कह रही है भाई 22 करोड़ का मामला है, 22 करोड़ एसेट मानेंगे नहीं मानेंगे तुम बताओ। ताई ने कहा एज पर रूल चलेंगे, चल लॉ चेंज नहीं कर रही तेरे चक्कर में, एसेट मानेंगे नहीं मानेंगे, बोलो मानेंगे। गाड़ी क्या होती है, नशेड़ी चप्पल कहा मैंने, गाड़ी क्या होती है, जैसे तुम रोज चलाते हो, उसने गाड़ी रोज थोड़ी कहाँ रख रखी है, शोरूम में रख रखी है अपने सजा के, तभी तो 22 करोड़ की कीमत मिल रही है। खटारा नहीं, चमचमाती हुई गाड़ी, रोज साफ करता है, शौक है अंकल जी का, टायर वायर एकदम चकाचक, इंजन एकदम वही, पैसा लगाते हैं अंकल जी इंजन के इंप्रूवमेंट पर, है ना, राइट। और अभी रात में थे तो बड़ा सा उनकी हवेली थी, तो अपनी हवेली में चलाते थे कि भाई थोड़ी रनिंग सी रहे, सड़क पे निकालते थे। तब ताई ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला अंकल ये गाड़ी नहीं है, गाड़ी पता कौन सी है जो तुम चला रहे हो, ऑडी मर्सिडीज, ये गाड़ी है। यहां कैसे आए हो ये बताओ, कोर्ट। अंकल ने बोला फॉर एग्जाम्पल ऑडी से आया हूं, वो कितने की है, उन्होंने बोला मान लो 5 करोड़ की है। 5 करोड़ की गाड़ी की सड़क पे चला रहे हो, अरे तो और क्या, इसलिए तो ली है, इससे क्यों नहीं आए। तो कहने लगे भाई 22 करोड़ की है, एक तो वैल्यूएशन जो लगा है, और दूसरा इसे इसलिए नहीं चला रहा क्योंकि ये टायर घिस जाएंगे, निशान लग जाएंगे, स्क्रैच आ जाएगा, है ना। तो ताई ने बोला भाई ये जो तुम बेच रहे हो ना पुरानी कार, ये मैं इसमें कवर करती हूं, एक तरीके से स्क्रप्चर्स के तौर पर, यानी कि एंटीक आइटम। कौन से एंटीक चीजें अगर बेचोगे तो वो कार नहीं है, वो स्क्रप्चर्स के बराबर है। और ये मॉडल मिल रहा है आजकल किसी को, 22 करोड़ वाला क्यों दे रहा है, क्योंकि वो खुद समाज में अपनी सोसाइटी में दिखाना चाहता, बेटे कैसी गाड़ी लेके आओ जो तुमने कभी देखी भी नहीं होगी जिंदगी में, तुम्हारे बाप दादाओं ने देखी होगी, और साथ में सर्टिफिकेट भी। 1930 फोर्ड मॉडल, दुनिया का सबसे धमाकेदार मॉडल, सबसे महंगी कार उस जमाने की, इससे महंगी कोई कार ही नहीं थी, है ना। फोर्ड सबसे बड़ी कंपनी रही है दुनिया में। तो ताई ने बोला मैं क्या मान रही हूं, ये समझ गए भाई, वो भी और क्या, तो तुम्हारे पास अगर पुराने करेंसी नोट पड़े हैं ना और उसे बेच के प्रॉफिट आएगा तो पैसा देना पड़ेगा। स्क्रप्चर्स हो चुके हैं वो 100 साल पुराने नोट्स, ठीक है बाबू, बोलो। तो एसेट समझ में आ गई। अब प्रत्येक कैपिटल गेन में टैक्स कब देना है, अगर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस, कोई भी प्रॉफिट आया है, क्या करने पर, ट्रांसफर मतलब क्या सेल करना है, कैपिटल एसेट, कैपिटल गेन का पौधा सेक्शन, कब बेचना है, क्या आए, प्रॉफिट आए, किसके ऊपर आए, एसेट के ऊपर आए, कब आए, आपके प्रीवियस ईयर में आए, तो उसको कब टैक्स देना पड़ेगा, शैल बी चार्जेबल टू इनकम टैक्स इन कैपिटल गेन ऑफ योर प्रीवियस ईयर। किस प्रीवियस ईयर में, जिस दिन आपने सेल किया। कुछ एग्जामिशन मिल जाएगी वो हम पढ़ेंगे, जैसे हर चैप्टर में डिडक्शन देते हैं, हाँ प्रॉफिट में डिडक्शन देते हैं, कैपिटल गेन डिडक्शन ना बोल के क्या देता है वो पढ़ लेंगे। अब इसका मतलब ये हुआ उस प्रीवियस ईयर में टैक्स करना है जिस प्रीवियस ईयर में ट्रांसफर हुआ है। ताई ने कहीं भी नहीं लिखा कि कैश आना जरूरी है, सिर्फ क्या होना जरूरी है। इसका मतलब ताई ने कैपिटल गेन कैसे निकालना, अजीब बात नहीं है, मैंने तुम्हें एसेट बेच दी, तुमने मुझे पैसे नहीं दिए, लेकिन मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ताई कह रही उधार पे कौन बेचता है, कैपिटल मतलब ज्वेलरी उधार पे बेचता है कोई, ज्वेलरी तो एडवांस में बेची जाती है भाई, एक हाथ दे एक हाथ ले, उधार पे कौन,
तुम ज्वेलर के चले गए, तुमने 10 लाख की ज्वेलरी दे दी और ज्वेलर कह रहा है पैसे लेना अगले महीने, हाँ आ जाऊंगा अगले महीने। ऐसे कौन करता है? लेकिन फिर भी ताई ने दिल रखने के लिए बोला 3 सेक्शन ऐसे हैं जो ड्यू की जगह किस बेसिस पे टैक्सेबल होंगे? कैश बेसिस। पहला, सेक्शन 45(1)(a), ये कैश बेसिस होगा। सेक्शन 45(2), ये कैश बेसिस होगा। सेक्शन 45(5), ये भी कैश बेसिस होगा। ये भी क्या होगा? कैश बेसिस होगा। इन 3 सेक्शन को छोड़कर बाकी सब ड्यू बेसिस पर, और ये वाले, यानी ये 3 सेक्शन को कब टैक्सेबल करना है? जब कैश मिलेगा। मान लो ड्यू हुआ तुम्हारे प्रीवियस ईयर में, कैश मिल रहा है 2050 में जाके, तो टैक्सेबल कब होगा? ताई ने कहा चल ड्यू बेसिस पे तुझे माफ कर दे रही हूं। अच्छा, क्वेश्चन कैसा आएगा? क्वेश्चन आएगा तुमने एसेट बेची थी 2020 में, कब बेची थी? कैश मिल रहा है तुम्हारे अपने प्रीवियस ईयर में, अब क्या होगा? तो अब तुम्हें इन 3 सेक्शन पर अपने एग्जाम में सॉल्व करना है। वहां ये मत लिख के ना एसेट सोल्ड इन 2020, 2020 वाले बच्चों ने कर लिया होगा, हमारे फाइनल वाले भैया ने कर लिया होगा, ऐसा मत लिखा ना वहां। क्यों? बेची 2020 में, कैश कब मिला है? तुम्हारे अपने एग्जाम वाले ईयर में, तो सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन कब? जब वो एसेट इन 3 सेक्शन में कवर हो। जब इस सेक्शन में पहुंचेंगे तो याद करा दूंगा क्यों, कौन सी एसेट। बोलो भाई, समझ में आ गई बात है ना? अब अगली बात, अगला मुद्दा आता है टाइप ऑफ कैपिटल एसेट्स। मतलब कितने तरह की एसेट्स होती हैं। तो इसका मैंने बहुत बढ़िया खूबसूरत सा डायग्राम चार्ट बनाया तुम्हारे लिए। 242A, सेक्शन 242, 2 ही सेक्शन याद कराए हैं आज, कैपिटल गेन का पौधा सेक्शन 214 और 242A, और 3 सेक्शन कैश बेसिस वाले। ताई ने बोला कुछ एसेट ऐसी होंगी जो 12 महीने के बाद बड़ी होंगी, कुछ एसेट ऐसी होंगी जो 24 महीने के बाद बड़ी होंगी। तो मैंने कहा ताई मैं बता देता हूं। तो मैंने उन एसेट्स को ताई की 2 भागों में बांटा। मैंने कहा ताई तुम्हारे लॉ की गणना एनालिसिस करने के बाद मैंने एक बनाए फाइनेंशियल एसेट्स और दूसरी बनाई नॉन फाइनेंशियल एसेट्स। चलो उससे पहले एक चीज और दिखा दूंगा, तुमने पूछी नहीं भाई, ये वैसे फाइनल का कॉन्सेप्ट है, सीए फाइनल का, लेकिन यूलिप अगर एग्जाम में लिखा, एमसीक्यू में आ सकता है, अगर एग्जाम में लिखा मिला यूलिप, यूनाइटेड लिंक इंश्योरेंस प्लान, इसमें क्या होता है? आपका लाइफ कवर भी होता है और आपका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, यानी कि रिटर्न मिलता है शेयर मार्केट से, उसे बोलते हैं यूलिप प्लान, यूनाइटेड लिंक्ड, कि दोनों यूनाइट करके एक प्लान बनाया गया है जो तुम्हारा जीवन का कवरेज भी करता है और तुम्हारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ाता है। तो ताई ने बोला अगर यूलिप का प्रीमियम तुम दे रहे हो कितना, और तुम्हारा जो सम एश्योर्ड है वो कितना है, वो कितना है बाबू बोलो? इन दोनों में से अगर कोई भी एक चीज पूरी हो जाती है तो तुम्हारी यूलिप एसेट मानी जाएगी। अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कैपिटल गेन में, ये सीए फाइनल में बताया गया है। इंटर में बस ये बता दिया, क्योंकि इंटर में हमारे पास टॉपिक है एसेट कौन सी होती है कौन सी नहीं होती, तो इंटर के टॉपिक में डाल दिया यूलिप भी एसेट होती है। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज पूरी हो जाए, या तो उसका प्रीमियम तो 2.5 लाख से ऊपर दे रहे हो, या फिर उसका तुम्हारा सम एश्योर्ड कितना है, तुम्हारा प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड है। प्रीमियम कितना है भाई, या तो प्रीमियम 2.5 लाख जा रहा है या फिर प्रीमियम जा रहा है ना। और फिर ताई ने कुछ विदेशी लोगों को लपेटा जो हमारे देश में एफआईआई कौन होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और वो तुम्हारी मेरी तरह चिल्लड़ नहीं होते। तुम्हें क्या लगता है एफआईआई ने कल कितने रुपए की खरीदारी या बिकवाली की होगी?
बोलो कितने की, बोलो 100 करोड़, 200 करोड़, 3, कितने की, 100-200 करोड़ की। अब देखना क्या लिखा है, FII ने बाइंग की है 17,000 करोड़, 17,000 करोड़, 100 करोड़ बोला वो, ठीक है। और FII ने कल ही बेच दिए 17,000 करोड़ के, बेच के 14,000 करोड़ के बेच दिए, यानी नेट उनके पास कितनी बाइंग रह गई, 3,000 करोड़ की। यानी FII जो होते हैं, समझ रहे हो, डेली इतने की ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, डेली 17,000 करोड़ बेच रहे हैं। एक और क्या, एक दिन की तो है 23 अप्रैल, एक दिन की ट्रांजैक्शन है। डेली शेयर मार्केट में वो ऐसे काम करते हैं FII। 17,000 करोड़ बेच दिए, 15,000 करोड़ बेच दिए, 17,000 करोड़ की इक्विटी खरीद लिए, समझ रहे हो। अब वो खरीद बेच के पैसे कमा रहे नहीं कमा रहे। अब अगर उन्होंने बेचे होंगे तो प्रॉफिट में तो बेचे होंगे, लॉस में कौन बेचता है, प्रॉफिट में बेचे होंगे ना। 1 रुपया एक शेयर पे भी हो गया, करोड़ों रुपए बन गए, करोड़ों अरबों रुपए ऐसे कमाते हैं वो इंडिया में। तो टाई छोड़ देगी उन्हें, टाई ने इसलिए लिख रखा है क्या, मजे तो FII वाले ले रहे हैं। टाइम लिख दिया, सिक्योरिटी जो FII के पास होगी वो भी असेट होगी, ताकि उसके बेचने पर हम क्या ले सकें, राहुल गांधी जी को बुला सकें। आज खरीदा आज ही बेचा शेयर, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर, राहुल गांधी के तौर पर कितना टैक्स दो, कम होता है, कितना टैक्स वसूल लेता है, 20%। FII कह रहे हैं हमने 17,000 करोड़ का लेन देन कर लिया आज और 1,000 करोड़ कमा लिया, 1,000 करोड़ एक दिन में। एक दिन में भी नहीं बाबू, 6 घंटे में। 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 3:30 बजे बंद हो जाती है, 6 घंटे मोटा मोटी। 6 घंटे में कोई आदमी 1,000 करोड़ कमा रहा है, इंस्टीट्यूशन। तो 1,000 करोड़ का 20% कितना हो गया, 1,000 करोड़ का 200 करोड़, 200 करोड़ तो ताई रोज टैक्स ले रही है, समझ रहे हो। हम 100 करोड़ पेट के, हमारी सोच ही का है 100 करोड़। देखा भाई, जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, वहां से तो शुरू भी नहीं करते वो, वहां से हजारों गुना आगे शुरू करते हैं वो। अबे कम से कम 10,000 करोड़ तो सोचता, वो ये कह रहे हैं 100 करोड़ सोच रहा। अब बहन उससे कह दो क्लास ज्वाइन कर ले हमारी, शेयर मार्केट और साथ में बैठ जाया करना। सुन नहीं रही बात, फाइनेंशियल एसेट। अब कहेगी मम्मी से बात कर रही हूँ, बच्चे यही कहते हैं। FII का डेटा देख रही थी। अब सुनो ध्यान से, जब तुम ध्यान नहीं दोगे तो ऐसे मजे लिए जाएंगे। तो मैंने बोला था फाइनेंशियल एसेट में कुछ एसेट क्या होगी और कुछ एसेट क्या होगी लिस्टेड में। बाबू क्या क्या आ जाएंगे, इक्विटी, फिर प्रेफरेंस और फिर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। इक्विटी कितने साल में बड़ी होगी, आफ्टर 12 मंथ लटका। प्रेफरेंस आफ्टर 12 मंथ लटका। और बॉन्ड्स एंड डिबेंचर लिस्टेड भी आफ्टर 12 मंथ क्या कहलाए जाएंगे, लटका। सटका हुए तो फ्लैट टैक्स 12.5, लटका हुए तो 1.25 घटाने का है बाबू, लटका हुए तो 1.25 घटाने का है, इसलिए 1.25 कह रही लटका बना के भेज, 1.25 घटा ले, मैं कम मना कर रही हूं। अनलिस्टेड शेयर, कुछ बच्चों को ना नॉलेज नहीं होती। कुछ बच्चे कहते हैं अनलिस्टेड शेयर की खरीद बेच कैसे हो सकती है सर, जब वो शेयर मार्केट में लिस्ट ही नहीं है तो मैं कैसे खरीदूं, है कि नहीं बात। अब मैं तुम्हें लेके चलता हूं कैसी मार्केट में जहां अनलिस्टेड शेयर्स भी आप खरीद सकते हो। क्या बोलते हैं बाबू से, नहीं पता, उसको बोलते हैं
ग्रे मार्केट, जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम, ग्रे मार्केट प्राइस। A grey market is information trading platform where security are bought and sold outside the regulated market, जो NSE BSE पे नहीं बिकते। It is typically involve trading new securities before their official listing, dealing in the stock। टिपिकली ये ग्रे मार्केट ज्यादा एक्टिवेट रहती है आईपीओ के टाइम पर, कि मान लो एक शेयर का आईपीओ आ रहा है तो ग्रे मार्केट ये डिसाइड करता है कि वो आईपीओ प्रीमियम पे लिस्ट होगा या नहीं होगा, है कि नहीं बात, राइट। कैसे कुछ आईपीओ आते हैं जो लगते नहीं है हमारे, ठीक है, क्योंकि वो प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं। कई कई ऐसे आईपीओ जो डबल प्रीमियम पे लिस्ट होते हैं। 15,000 का एक आईपीओ लगता है, खुला ही वो 30,000 रुपए पे है, यानी 15,000 लगाए 3 दिन में 15 कमा भी लिए, है ना। 15,000 का आईपीओ लगाया, वो 50% प्रीमियम पे खुला, 15,000 मैंने लगाया, मेरी टोटल वैल्यू होगी 25,000, 7,500 रुपए 3 दिन में कमा लिए। ये डिसाइड करता है ग्रे मार्केट। ग्रे मार्केट में अगर उस शेयर की डिमांड बढ़ रही है इसका मतलब वो प्रीमियम पे खुलेगा, है ना। और अगर डिमांड और बिल्कुल बेकार है, जैसे कि पेटीएम करो, 2100 रुपए का लॉन्च किया था एक शेयर, जिसने लगाए होंगे पैसे बर्बाद हो चुके हैं वो आज लोग, है कि नहीं बात। तो ग्रे मार्केट को शेयर लॉस में खुला, जिसे आप बोलते हैं ना लिस्टेड एट डिस्काउंट, है ना, उस पर खुला वो, तो ग्रे मार्केट। तो ताई ने कहा भाई ग्रे मार्केट भी चीज होती है, तो सर बच्चों को बता देना, ठीक है ना। इसलिए अनलिस्टेड शेयर कहां होंगे, हमेशा ग्रे मार्केट में रखे होंगे, वहां खरीद लियो ग्रे मार्केट से। तो मैंने कहा ताई अगर मैं ग्रे मार्केट से शेयर खरीदता हूं तो बताओ कब लटका कब सटका। तो ताई ने बोला अगर अनलिस्टेड इक्विटी है तो आफ्टर 24 मंथ, और अनलिस्टेड प्रेफरेंस है तो बाबू आफ्टर 24 मंथ। और सबसे खतरनाक बात जो ताई ने नई बताई है बात, अगर अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स हैं, अनलिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स हैं, तो अनलिस्टेड बॉन्ड्स और डिवेंचर्स को मैं हमेशा ही क्या मानूंगी, सट का, ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। यानी ताई तुम्हें कह रही है कि बॉन्ड्स एंड डिवेंचर ग्रे मार्केट से नहीं खरीदने हैं। अगर तुमने बॉन्ड्स एंड डिवेंचर ग्रे मार्केट से खरीदे हैं तो मैं उसको लॉन्ग टर्म नहीं बनाऊंगी, क्या बनाऊंगी। और अगली क्लास में तुम्हें पता लगेगा कि लॉन्ग टर्म बनाने में टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलते हैं। जैसे एक तो तुम्हें पता है इक्विटी में तो 1.25 लाख रुपए मिल ही जाते हैं, ऐसे लॉन्ग टर्म बाकी एसेट। अब कोई बच्चा कहे सर मैं जमीन बेच रहा हूं, लॉन्ग टर्म बिल्डिंग बेच रहा हूं, तो गलत बात है ना, मैं लॉन्ग टर्म करके बेचूं, कुछ तो बेनिफिट मिलनी चाहिए। तो ताई ने कह रखा है भाई लैंड और बिल्डिंग बेचेगा तो क्या होगा, तुझे कुछ फायदा दूंगी, वो सीखेंगे अगली क्लास में। लेकिन ताई ने बोला बॉन्ड्स एंड डिवेंचर नहीं खरीदने भाई, अनलिस्टेड। तो जो बॉन्ड्स एंड डिवेंचर होंगे अनलिस्टेड, वो हमेशा क्या होंगे, शॉर्ट टर्म होंगे, वो हमेशा क्या होंगे। इसके अलावा मैंने बोला ताई नॉन फाइनेंशियल एसेट, तो ताई ने बोला नॉन फाइनेंशियल ऑल एसेट्स ऑल बिकम लटका आफ्टर 24 मंथ। नॉन फाइनेंशियल में क्या आ गई, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी, पेंटिंग, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, ये सब क्या है, नॉन फाइनेंशियल। पढ़ ले भाई, 242 देख ले अब कि सर ये प्यार भरी बातें 242 में लिखी है नहीं लिखी है। अच्छा इनके अलावा एक चीज और ऐड कर लो, चलो इसमें यूनिट्स ऑफ यूटीआई एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, ये भी लटका हो जाएंगे आफ्टर 12 मंथ। यूनिट्स ऑफ यूटीआई क्या होती है, म्यूचुअल फंड्स ऑफ गवर्नमेंट, म्यूचुअल फंड्स ऑफ गवर्नमेंट इज यूनिट्स ऑफ यूटीआई। और जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड्स जिन पे ब्याज जीरो होता है, कूपन मतलब ब्याज। तो तुम कहोगे सर ऐसे खरीदना ही क्यों ऐसे बॉन्ड को, इनके ब्याज नहीं मिल रहा, पर मैच्योरिटी हाई होती है, ठीक है। अब देखो ये लिखी बात है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स
24 महीने। ठीक है, अब देखना एक्सेप्शन, ये सब कब बड़े हो जाएंगे? लिस्टेड इक्विटी 12 महीने में बढ़ी, प्रेफरेंस 12 महीने में बढ़े, सिक्योरिटी लिस्टेड इन, अगर लिस्टेड इक्विटी ऊपर लिख दिया तो यहाँ सिक्योरिटी लिस्टेड कौन सी हो गई? बॉन्ड्स एंड डिवेंचर, यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड। तो यूटीआई म्यूचुअल फंड मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के म्यूचुअल फंड। तो ये 12 महीने बड़े हो गए, मतलब यहां से मत पढ़ो, जो डायग्राम बना दिया वो बना दिया ना। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कौन सी होती है? ताई ने बोला जो गीला नहीं है वही सूखा है, यानी कि जो सटका नहीं है वो लटका है, राइट। और सबसे खतरनाक बात ये एग्जाम में आएगी, क्वेश्चन 130, नॉन लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर विल ऑलवेज, एमसीक्यू में तो पक्का आना चाहिए तुम्हारे एग्जाम में, एमसीक्यू में बाबू पक्का आना चाहिए ये। अब ये बता दो, नॉन लिस्टेड डिबेंचर तो हमेशा ही सटका होंगे, क्या नॉन लिस्टेड शेयर लटका हो सकते हैं? हो सकते हैं। कब कब होंगे भाई? नॉन लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर तो लटका नहीं हो सकते, सटका ही रहेंगे। चाहे तुम 10 साल बाद भी बेचो तो भी उन्हें ट्रीटमेंट कैसा मिलेगा? लटका वाला, सॉरी सटका वाला। 10 साल बाद भी बेचो तो भी क्या मानेंगे? सटका, है ना। इवन सेल आफ्टर 10 ईयर स्टिल सटका। लेकिन मैं ताई से कह रहा हूं, मैं शेयर बेच रहा हूं, शेयर बेच रहा हूं। अब बताओ, तो ताई ने कहा शेयर बेच रहा हूं, यहां पढ़ लेते क्या लिखवाया सर ने, ग्रे मार्केट के शेयर्स लटका हो सकते हैं? हो सकते हैं। कितने महीने के बाद? तो ये 12 महीने के बाद लटका सारे लोग, ये 24 महीने के बाद लटका दोनों। और नॉन फाइनेंशियल एसेट 24 महीने के बाद लटका। ठीक है जी, है ना। अब एक चीज फिर हमने पूछा, ताई बताओ सेल का मतलब, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? तो ताई ने बोला ट्रांसफर मतलब सेल। समझ में आएगी ना बात? जो तुम सेल बोल रहे हो हम ट्रांसफर बोलते हैं। एक्सचेंज समझ गए? मैंने तुम्हें ज्वेलरी दे दी, तुमने मुझे दूसरी ज्वेलरी दे दी, है ना। ताई ने बोला भैया जो आपस में लेन देन कर रहे हो मैं टैक्स लूंगी। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है एक तरीके से अपने ही शेयर्स की वैल्यू को घटाना, जिसे वो नहीं करते हम। तुमने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म, अभी नहीं पढ़ा? पढ़ लिया रिकॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें फेस वैल्यू होती है 10 रुपए, फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, उसको घटा के कितना कर देते हैं? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये कैसे मना कर रहा है? अच्छा जनवरी वाला है यस, तुम्हारी गलती नहीं है, इन्होंने पढ़ रखा है। उसमें फेस वैल्यू 10 रुपए से घटा के कितनी कर दी? 6 रुपए। ठीक है ना। इसे बोलते हैं क्या? रिलिंक्विशमेंट। ठीक है, राइट। और एक्सटिंग्विशमेंट, तो एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या हुआ? एक तरीके से, अच्छा ये कह दो एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब हो गया अपने राइट को रिड्यूस करना। चलो यहां लिख देता हूं, रिलिंक्विशमेंट का मतलब होगा सरेंडर, कि मैंने अपनी कोई भी एसेट सरेंडर कर दी। तो ताई कह रहे तूने सरेंडर कर दी, मैं क्या लूंगी? सेल ही मानूंगी उसे। एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब हो गया राइट को रिड्यूस कर दिया। पहले मेरी फेस वैल्यू थी 10 रुपए, अब वो फेस वैल्यू घटा कितनी रह गई? 6 रुपए। मैंने अपना 4 रुपए का राइट क्या कर दिया? राइट खो दिया, लॉस्ट। इसके बदले कंपनी मुझे क्या दे रही है? एक्स्ट्रा पैसे दे रही है। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में तुम पढ़ते हो ना कि इतने फेस वैल्यू को कम करने के लिए तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, उस पैसे पे कैपिटल गेन देना है। बस ये बात अकाउंट्स वाले भैया ने बताई नहीं तुम्हें।
कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म वाले चैप्टर में जो भी फेस वैल्यू घटाकर 10 से 6 करी जाती है और 6 के बदले जो तुम्हें पैसा मिलता है उसकी जो जनरल एंट्री की जाती है वो अकाउंट में जनरल एंट्री करते हैं, ताई उस पे क्या लेती है, कैपिटल गेन टैक्स लेती है। ताई उसे ये मानती है कि तुमने अपनी जो असेट है उसका राइट बेच दिया, 4 रुपए का राइट किसको बेच दिया, सामने वाले को बेच दिया, 5 रुपए में, 6 रुपए में। ठीक है, इसका पूरा सेक्शन पढ़ेंगे। अगर कभी भी कोई भी सरकार तुम्हारी एसेट को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है उसे बोलते हैं जब्त, राइट ऑफ लियन। अगर सरकार ने राइट ऑफ लियन करा है तो सरकार मुआवजा देगी, उस मुआवजे को क्या मानेंगे, सेल। क्या मानेंगे कि तुमने इतने मुआवजे पर सेल कर दिया। अगर तुमने किसी भी एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया, कैसे, मान लो मेरे पास भाई दीदी हमारी सोना ही सोना, सोना ही सोना। जैसे राजा सर के पास कितने थे, 900 अशरफी थी। अब राजा साहब कह रहे हैं 900 अशरफी क्या करनी घर पे, एक काम करता हूँ ज्वेलरी की दुकान बना डालता हूँ बढ़िया, और वहां क्या कर देता हूँ, सिक्के लगा देता हूँ, एंटी गोल्ड कॉइन 1000 साल पुराने, महाराणा प्रताप के जमाने के, शिवाजी महाराज के जमाने के, मतलब अंग्रेज काल, मुगल काल तो छोड़ो, उससे भी पहले के जमाने के। अब उन्होंने ये सारी बातें कहां लग दी, दुकान पर। तो उन्होंने अपनी एसेट को किसमें बदल दिया बाबू, स्टॉक इन ट्रेड बदल दिया ना, राइट। ऐसी जीरो कूपन बॉन्ड बेचोगे तो क्या आएगा, कैपिटल गेन आएगा, अभी पढ़ लीजिए कैपिटल गेन एसेट से। ऐसे देखो, अलॉटमेंट ऑफ लीज अंडर हाउसिंग बिल्डिंग। एक बात सुनना बड़ी गजब की बताता हूं तुम्हें बात, तुम्हें लगेगा सर ये क्या हो गया। कोई ऐसा बच्चा है जो सोसाइटी में रहता हो, इसमें बिल्डिंग रहे, मतलब जमीन और छत ना हो, आसमान से टपके खजूर में अटके हो, पतंग नहीं उड़ा पा रहे। बहुत लोग रहते हैं ना, रहते हो भाई, कौन सोसाइटी में, महागुन में है ना, कौन से फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे रह रहा है भाई। अब महागुन सोसाइटी में यूसे बोलते हैं टावर, कौन सा टावर, टावर नंबर 85, मैनचेस्टर टावर, जो इंग्लैंड के सपने दिखा दिखा के बेच दिए गए महागुन वालों ने कि मैनचेस्टर से इंस्पायर्ड है, उसके 5वें फ्लोर पे भाई रह रहे हैं हमारे, क्या नाम है, लक्ष्य। कह रहा सर बहुत दुख होता है, पतंग नहीं उड़ा पाता मैं, छत नहीं है ना। पापा ने कोई बात नहीं, एक दिन तू बड़ा हो जा, कमा कुमूले, फिर यहां से बेच के क्या ले लियो, विला ले लियो, खूब पतंग उड़ाइयो। अब एक और दुख की बात बताता हूँ भाई, पापा को बता देना, मतलब मत बताना, पापा को बहुत दुख होगा, है ना। दुख की बात यह है कि वो मकान पापा ने खरीद तो लिया पर पापा का है नहीं। कह रहा क्या बोल रहे हो, 12वीं छोड़ दूंगा मैं। वो बेचारा 12वीं क्लास में, अभी सी इंटर तक पहुंचते पहुंचते बेचारा बेहोश हो जाएगा। कह रहा क्या बोल रहे हो, 12वीं छोड़ दूंगा मैं अपनी। हाँ भाई, एक्चुअली में तुम ये बताओ, पापा 5th फ्लोर में रह रहे हैं, वो बिल्डिंग एक जमीन पे खड़ी है ना, जमीन किसकी है, जमीन पापा की नहीं है, और ना जमीन मैनचेस्टर में रहने। कितने फ्लोर है तुम्हारी बिल्डिंग में, 5 ही है, और 5वें पे रह रहा भाई, है ना। और छत तो है भाई, छत तो है, छत तो है, पतंग तो उड़ती है सर। छत भी है और कपड़े सुखाने के लिए जगह भी है। तो भाई लेकिन मकान अपना नहीं है, इनडायरेक्टली। पता क्यों, क्योंकि ये जमीन, क्या जमीन इन पांच लोगों में बांटी गई नहीं। जमीन पता है किसकी है, अभी भी जमीन किसकी है, महागुन वालों की है, महागुन की। वो जमीन किसने खरीदी थी, महागुन ने। उन्होंने 5 फ्लोर बना दिए, और 5 फ्लोर किसको बेच दिए, भाई तुम्हें फ्लैट बेचे, जमीन नहीं बेची। सर ऐसी बातें मत करो, मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगा, घबराओ मत। लेकिन अब ऐसा अगर हो तो कोई भी लूट ना ले, कल को महागुन वाले कह ले, ओ भाई 5 साल रह लिया, निकल ले अब। या महागुन वाले वो जमीन को बेच के किसी और को, महागुन वाले कह रहे गौर होम्स को, गौर वालों को बेच देते हैं, गौर वाले कह रहे निकल ले, बुलडोजर चलेगा जमीन पे, जमीन हमारी है भाई, जमीन जिसकी, बिल्डिंग के वो बुलडोजर वो चला दे, तो यार फिर तो घर पे बेघर नहीं हो गए आप, है ना। घर को ऐसी छोड़ी ना, मंगल बाजार मिल जाएगी। जिंदगी में एक घर बनाया, पापा कह रहे हैं भाई जिंदगी में एक ही घर है, यहीं रहेंगे, है कि नहीं बात।
बदलते थोड़ी रहते। अब यार टेंशन में नहीं आ जाएंगे लोग। तो ताई ने बोला भाई देखो ये बात तो सत्य है, जमीन तुम्हारी नहीं है और जमीन जिसकी है बिल्डिंग पे उसका पूरा राज है। लेकिन फिर क्या है, चल दिया, कह रहा घर पे जाके पापा को बताऊंगा आज। भाई पूरी बात समझा, पूरी बात सुन के जमीन ताई ने यानी लॉ ने फेवर किया है ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे माँ बाप के लिए, ऐसे लोगों के लिए कि जब भी कोई अलॉटमेंट किया जाएगा हाउसिंग बिल्डिंग स्कीम के अंदर और वो महागुण जैसी सोसाइटी होगी और या कोई कंपनी के तौर पे होगा या कोई एसोसिएशन होगा, उस पे जब वो बंदा बिल्डिंग फ्लैट बेचेगा तो वो इसको ओनर मान के बेचा जाएगा। हम उसे क्या मानेंगे? ट्रांसफर का मतलब इंक्लूड। इंक्लूड मतलब तुम्हें लग रहा है ये सेल नहीं है पर फिर भी ये किसके बराबर है? सेल के बराबर है। तो जब तुम्हें कोई चीज, जब महागुण वालों ने तुम्हें वो फ्लैट अलॉट किया तो देश के कानून ने मान लिया सच अलॉटमेंट इक्वल टू सेल। बाद में ये नहीं बोल सकते कि तुम्हें तो रहने के लिए लीज पे दिया है कि नहीं? बात तुम्हारे नाम पे थोड़ी हो गया। नहीं, बता देना। गेम ओवर, गया गॉन, टाटा बाय बाय, राहुल गांधी आ गए। चलो कभी तो घर खरीदेगा ना भाई। तो घर का है कौन से फ्लोर पे? ग्राउंड फ्लोर। टावर ही है ना? अबे टावर दूसरा, टावर तो है ही। उसमें कितनी बिल्डिंग है, कितने फ्लैट है? 22 फ्लैट है, तुम्हारा ग्राउंड फ्लोर है। तो ग्राउंड फ्लोर होते हुए भी है तो फ्लैट ही ना, तो भी तो ये लग रहा है। ये क्या कहानी है भाई? अपना खुद का घर किसी और के किराए पे, मैं किसी और के किराए पे, ये क्या चक्कर है? हाँ समझ गया, वो वाला छोटा होगा ये वाला बड़ा होगा, ऐसा भी हो जाता है ना। समझ आ गई बात? तो भाई ये तुम्हारे अपने वाले घर के लिए जिसमें 22 फ्लोर है, तो वो जो तुम्हें अलॉटमेंट किया ग्राउंड फ्लोर का, उसके तुम क्या हो? नहीं, जमीन नहीं है तुम्हारी इसमें, नहीं। ठीक है, जमीन ग्राउंड फ्लोर का मतलब ये नहीं कि तुम्हें जमीन दे दी, फ्लैट है तुम्हारा वो, बस वो ग्राउंड फ्लोर पे फ्लैट है, इतना ही फर्क है। तो तुम्हें अलॉटमेंट जो दिया गया है वो तुम उसको मालिक की तरह सेल कर सकते हो किसी और को। अगर तुमने वो वाला ग्राउंड फ्लोर किसी को बेचा तो महागुण वाले ये नहीं बोल सकते तू मालिक नहीं है, तू कैसे बेच रहा है? बेच सकते हो आप, है ना, एज पर इनकम टैक्स एक्ट बेच सकते हो और हाउसिंग लीज एक्ट के हिसाब से बेच सकते हो। समझ की बात? इसको भी सेल माना जाता है। क्या माना जाता है? ट्रांसफर। अगली और आखिरी बात आज की, उसके लिए तो भाई मुझे एक छोटी सी क्लिप दिखानी पड़ेगी। तुम कहते हो फाउंडेशन के बाद पिक्चर दिखानी बंद कर दी, अब क्या करें, लॉ में इतनी मूवी है ही नहीं। चला जा भाई, ओ भाई कह रहा पिक्चर देख ले, चल जब तुम इंटर में आओगे तब तुम्हें दिखाऊंगा पिक्चर ये वाली। हाँ जाओ जाओ। तुमने बाजीगर पिक्चर देखी है? देखिए ओ बाजीगर नहीं देखी भाई तुमने, फिर क्या ही देखी। बाजीगर पिक्चर देख लेना। क्या भेज दो? अबे यहां मेरा लॉगिन ही नहीं है भाई, और मैं YouTube इतना देखता ही नहीं। अब सुनना ध्यान से, या पुरानी पिक्चरों में ना आवाज कम आती है। ये नीचे पढ़ते रहना यार, यहां मैं देखता हूं कि किसी और में वॉल्यूम आ रही हो। यही है, फिर ऐड आएगा, बच गए। तो नीचे पढ़ना पड़ेगा। अब देखना अंकल जी क्या कह रहे हैं, ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ आवाज तो आने रही, मोर एंटरटेनमेंट बोलना है। बताओ नहीं समझे अभी भी? तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा पूरी की पूरी
इंडस्ट्री, ये लिख देता है कि पूरी की पूरी मदन चोपड़ा की इंडस्ट्री, वो जो ससुर जी हैं उसके ना, उनकी इंडस्ट्री मेरे नाम पे कर दो। अब जो कह रहा है कि पूरी की पूरी इंडस्ट्री मेरे नाम पे कर दो, तो साइन कौन कर रहा है? साइन कौन कर रहा है? साइन खुद कर रहा है। अब वो कह रहा है मदन चोपड़ा की सारी एसेट्स मेरी हो जाएगी, और तो मदन चोपड़ा की जगह साइन खुद कर रहा है। ये क्या लफड़ा है? ये क्या लोचा है? यही पावर ऑफ अटॉर्नी है। कि पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि जिसको तुमने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो उसके एक साइन तुम्हारे साइन माने जाएंगे। मैंने बात, तो अगर मदन चोपड़ा ने शाहरुख खान को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, विक्की को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तो विक्की के साइन इजिकल टू, और अगर विक्की ने ये साइन कर दिया पेपर के ऊपर कि सारी की सारी इंडस्ट्री मेरी है, तो वो किसने साइन कर दिए? तो इस तरीके से मदन चोपड़ा का वो सुलटा देता है बिल्कुल। अब क्यों करता है ऐसे शाहरुख खान? तो राज नहीं खोलता, मैं स्पॉइल नहीं करता, तो वाले देख लेना पिक्चर, ठीक है? क्या कर लगा दो, घर पे देखना, यूट्यूब पे मिल जाएगी शायद फुल मूवी, समझ ना बात? तो पावर ऑफ अटॉर्नी। अब इस बात को कहां लिखा है कि शाहरुख खान ऐसा कर सकता है? इस बात को लिखा है ये रहा। अगर कोई भी सेल यानी कि परफॉर्मेंस सेल अंडर सेक्शन 53A के तहत हुई है, तो वो सेल वैलिड सेल मानकर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। और अंडर सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिखा है सेल बाय द पर्सन बाय यूजिंग पावर ऑफ अटॉर्नी। शाहरुख खान किरण है ना, शाहरुख खान। अब जो शाहरुख खान ने इंडस्ट्री अपने आप को बेच दी, तो जितनी भी वैल्यूएशन ज्यादा आएगी उस पर शाहरुख खान को क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। या मम्मी ने तुम्हारे नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी, तो तुम उसे जब बेचोगे तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा? अब शाहरुख खान के पास कोई इंडस्ट्री है और पावर ऑफ अटॉर्नी से उसने नाम पे कर ली, है ना? तो अब मान लो, चलो अगला सीन लेते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी का शाहरुख खान ने कोई मिसयूज नहीं किया, है ना? पर शाहरुख खान ने बोला कि ये बिल्डिंग बेच दो, इसकी जगह नई जमीन ले लेंगे। अब शाहरुख खान ने वो बिल्डिंग जमीन बेच दी और साइन कर दिए, और ये मानेंगे वो साइन किसके हैं? मदन चोपड़ा के। तो बिल्डिंग और जमीन बेचकर जो शाहरुख खान प्रॉफिट कमा रहा है उस पर क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा। ताई कह रही है चाहे मदन चोपड़ा के रियल साइन हो, चाहे शाहरुख खान के पावर ऑफ अटॉर्नी के जैसे साइन हो मदन चोपड़ा के, अरे साइन करके क्या बेच रहे हो? बस फर्क इतना, अटॉर्नी के थ्रू बेच रहे हो ना, तो कैपिटल गेन तो देना पड़ेगा। मैं इसे क्या मानती हूं? मैं इसे ट्रांसफर और सेल मानती हूं। फिर आगे बात, एमसीक्यू में आएंगे क्वेश्चन, मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ क्या है? एमसीक्यू। तो आज हमने बेसिक सीख लिया पूरा कैपिटल गेन। कल से बाबू शुरू करेंगे कैपिटल गेन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में क्या आने हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने हैं। तो ये थ्योरी बेस्ड मैंने तुम्हें बताया, जहां कि तुम्हें पता लग जाए लटका सटका, असेट कौन सी है, असेट कौन सी नहीं है। असेट है कैपिटल गेन का पौधा, सेक्शन 214 सेक्शन 247 सेक्शन 242A में लिखा है कब असेट, कौन सी असेट लटका कब होगी, कौन सी असेट सटका कब होगी। जिसमें खतरनाक बात क्या है? बॉन्ड्स एंड डिवेंचर अनलिस्टेड हमेशा ही क्या रहेंगे? सटका रहेंगे। 3 सेक्शन ऐसे होते हैं, है ना, जो कैश बेसिस पे चलते हैं। तीनों सेक्शन की खास बात क्या है? तीनों सेक्शन 45 की सीरीज में है। तीनों सेक्शन 45(1)(a) कैश बेसिस, 45(2) कैश बेसिस, 45(5) कैश बेसिस। समझ गए भैया? राइट। तो आज की क्लास को कल रिवाइज करके जरूर आना, क्योंकि कल जब मैं कहूंगा बताओ लटका सटका असेट, तो तुम्हें पता होनी चाहिए असेट है या नहीं है, कितने महीने में लटका होगी। पता लगा तुम यही नहीं पता लग रहा, मैंने बोल दिया ज्वेलरी कितने महीने में लटका है, तुम खोए हुए हो। हमें ज्वेलरी कब लटका होती है ये कब बताई थी? कितने महीने में लटका होती है ज्वेलरी? 24, क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल है। बस तुम्हें ये याद करना है, उसके बाद फॉर्मूले लगेंगे। रीजन लटका के फॉर्मूले होंगे और सटका के होंगे। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।